डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पीछे की सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और पूरी लगन से कर रहे होंगे। अपने परिवार के साथ खुश भी होंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग जो पीछे जहाँ छोड़े थे वहाँ से आज शुरू करेंगे। लोग थोड़ा क्या है कि बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड के कारण नहीं होने के कारण हम इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई अच्छे से होगी, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का जो शुरू किए थे लोग प्लेलिस्ट, तो उसमें पहले में हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी तक छोड़े थे लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में और इसके आगे की लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, डिराइव्ड और उसके दो टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो क्या होता है यूनिट भाई? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की ज़रूरत होती है। सपोज़ करिए कि हम आपको देते हैं कोई वायर है, उसका लेंथ नापना है। तो लेंथ को मापने के लिए आप बोलते हैं 10 मीटर है, 15 मीटर, तो आपको 1 मीटर का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पता है ना जी, कि हाँ ये 1 मीटर इतना होता है, तो उसी कंपेयर करके आप 10 मीटर 15 मीटर बता दे रहे हैं। सपोज़ करिए अगर ये मीटर ना बना होता तो फिर आप लेंथ कैसे बताते, कितना है भाई, तो मीनिंगलेस हो जाता ना, कुछ बता ही नहीं पाते आप। तो एक स्टैंडर्ड डिफरेंस आपके पास है मीटर, 1 मीटर में इतना होता है, तो आप बता देते हैं। तो इसी स्टैंडर्ड डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब कि यूनिट कुछ और नहीं, स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज़ यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। मतलब वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसकी मदद से कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम मापें, तो उसको उस करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यूनिट की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट की? तो पहला, शुड नॉट चेंज विथ टाइम और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, दैट इज़ इनवेरिएबल टू ऑल ऑफ देम। दैट इज़ कि जो तुम्हारा यूनिट होना चाहिए ना, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेंथ मापते हैं कि इस वायर का 10 मीटर है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ किसी और एरिया पे ले गए, किसी और जगह पे ले गए जहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, या मतलब कुछ टेम्परेचर वेरिएशन कर दिए तो वहाँ वो 10 मीटर 20 मीटर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कि ये बात है कि टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ और भी बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उनके साथ हमारा जो यूनिट है वो नहीं बदलना चाहिए। तो 1 मीटर जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है? शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ भी नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब आज ये है कल वो हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये पहली क्वालिटी है कि शुड नॉट चेंज विथ टाइम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दूसरा बात करते हैं कि इट शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्या होना चाहिए इसका? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कि हर जगह 1 मीटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हम यहाँ मापे या दिल्ली में जा कर के नापें, मतलब कहीं भी जा कर के अगर हम मापते हैं ना, तो हर जगह 1 मीटर उतना ही होना चाहिए। मतलब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा है कि इट शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज, मीन्स इट शुड नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। मतलब ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। क्लियर है? अब मानिए हमको कोई बड़ा डिस्टेंस मापना है, तो हम क्या करेंगे? छोटे यूनिट से अगर मापने जाएं तो मापते रह जाएंगे हम, और छोटे यूनिट को अगर बड़े यूनिट, छोटे डिस्टेंस को, सपोज करिए एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का और हमको स्केल दे दिया है, तो हम तो मापते रह जाएंगे ना जी। तो ठीक वही बात है कि हर डिस्टेंस के लिए, प्रॉपर डिस्टेंस के लिए, प्रॉपर मापने के लिए हमारे पास यूनिट है। तो कहने का तो ये है कि जो हमारा यूनिट होना चाहिए वो नेदर टू स्मॉल नीदर टू नॉट टू लार्ज, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, ये तो कुछ क्वालिटीज़ थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी यूनिट की। अब हम देखते हैं कि एक कंडीशन है कि इफ़ वी कंसिडर अ मेटल स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देन इन द समर सीजन द रीडिंग ऑफ द स्केल विल बी लेस दैन द एक्चुअल रीडिंग, एंड इन द विंटर सीजन द स्केल विल रीड मोर देन द एक्चुअल रीडिंग। एक स्केल लेते हैं हम, तो अगर मेटल का है तो समर में एक्सपेंड कर जाएगा ना, और विंटर में फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो कह रहा है कि एक्चुअल रीडिंग जो है समर में वो ज़्यादा बताएगा,
एज कम्पेयर टू द रीडिंग ऑफ द स्केल। मतलब 1 मीटर इतना ही होना चाहिए, लेकिन वो तो फैल गया तब 1 मीटर ज़्यादा दिखाएगा। ठंडी के दिन में वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा, तो जितना दिखाएगा वो 1 मीटर से कम रहेगा। तो माइन्यूट चेंज होगा अगर मेटल स्केल है तो, लेकिन ऐसा यूनिट की क्वालिटी में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उतना हम नहीं मेज़र करते हैं, इसलिए हम उसको लेकर के चलते हैं कि चलो उतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? तो ध्यान दीजिए, यूनिट जो है ना वो हमारी सिस्टम में 3 तरह से जनरली हम देखते हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये 3 थे। ये चौथा वाला जो है ना, ये रिसेंट जो हम लोग अब यूज करते हैं, जिसे हम लोग एसआई बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? सीजीएस में क्या था, ये देखिए, ये जो है सी है ना, इसको सेंटीमीटर है, ये जी है, ये ग्राम है, एस जो है ये सेकंड के लिए है। मतलब ये एक लेंथ के लिए है, ये एक मास के लिए है, और ये एक टाइम के लिए है। और सीजीएस मतलब वो स्मॉलर लेवल पे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज़। और ये भी करस्पॉन्डिंग लेंथ, मास और टाइम के लिए ही है, फुट, पाउंड, सेकंड। ये एमकेएस, ये थोड़ा बड़े यूनिट का और बड़ा क्वांटिटी है, तो मीटर, किलोग्राम, और ये सेकंड। क्लियर है? तो है सब एक ही क्वांटिटी का, लेकिन छोटा है तो छोटे में इस्तेमाल करेंगे, बड़े वाले में बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है ये भी जनरली अब हर सिस्टम का अपना हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, तो ये लेटेस्ट सिस्टम है। क्लियर है? अब हम जनरली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम एसआई यूनिट में ही मापते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट। बस इतना समझ लें कि लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। और एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डे इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़िए इसको सिंपल तरीके से। क्लियर है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं, क्या है भाई, तो इन एसआई देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मतलब एसआई सिस्टम में हमारे पास टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? तो 7 हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है? अब फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट देख लेते हैं। जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन कौन है और उनके यूनिट कौन कौन है? तो ध्यान से देखिए, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनियस इंटेंसिटी है। ये सब क्या है? ये सातों ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स की। मास का करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है? केजी। और ये सारा एसआई यूनिट है। क्लियर? अब हम एसआई की बात कर रहे हैं, जितने भी आगे अब हम फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे सब एसआई यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि लेटेस्ट है ये। लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, किसमें? केल्विन में, सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन। करंट एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। क्लियर है? तो आप जानते हैं एक चीज़ कि जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को हम लोग अक्सर एक चीज़ कहीं कहीं पूछ देता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब हम लोग मापते थे, तो अगर सेल्सियस में दिया है डिग्री सेल्सियस में और इससे हमको फ़ारेनहाइट में जाना है, तो क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर डिवाइडेड बाई 5, फिर प्लस 32। क्लियर है? और अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में जाना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे? -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 और फिर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है? मतलब जो भी यहाँ सेल्सियस दिया रहेगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 से डिवाइड करेंगे और फिर 32 ऐड कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में बन जाएगा। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में है तो उसमें से -32 करेंगे, फिर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई 5 और फिर डिवाइड कर देंगे 9 से, तो सेल्सियस में बन जाएगा। केल्विन में तो अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन बनाना है ना, तो इसमें 273 क्लियर है, 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है। अब यहीं हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या बोलेंगे? 373.16 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जो भी दिया हुआ है
सेल्सियस में उसमें 273.16 ऐड कर देंगे। 27 डिग्री सेल्सियस अक्सर आपको कैलकुलेशन में मिलेगा, तो इसको केल्विन में क्या करेंगे, 273 में 27 जोड़ दीजिए, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 300। जनरली 0.16 को ये हम लोग इग्नोर कर रखते हैं, 273.16 373.16, तो 0.6 को जनरली हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहाँ दिया रहेगा इस्तेमाल करने के लिए वहीं इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग सिर्फ 300, 373, 273 यहीं सब लेकर के बात करेंगे। और बात करते हैं हम मोल की, तो हमें पता है कि 1 मोल में कितना होता है वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, याद करिए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, इतने पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी हैं ये 1 मोल में होते हैं। क्लियर है, तो ये मोल की बात हुई, तो ये जनरल चीज़ें थी, आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, तो आप याद रखिएगा ये सातों। अब जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या है वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो इतने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो थे, अब याद रखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हैं ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि इनमें से जो सातों हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी भी 6 को उठा करके हम बोले कि मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है करिए और 7 वाला ला दीजिए, आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सारा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, अब बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, इस ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि in SI there are 7 fundamental units. This means by multiplication or division of any 6 of these fundamental quantities we cannot obtain the 7th fundamental quantity. मतलब इनमें मास हम बोले कि इन 6 की मदद से कुछ भी कीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी कीजिए और हमें मास ला करके दीजिए, आप नहीं ला पाएंगे। क्लियर है, मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो इनका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं जो अपार्ट फ्रॉम दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, apart from these 7 fundamental units, जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो कौन कौन है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है, जिसको हम लोग रेडियन RAD से लिखते हैं, और स्टेरेडियन यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है, जिसको हम लोग ST से लिखते हैं। अब देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए हम लोग कोई भी जब एंगल बनाते थे, कोई भी एंगल, सिंपली बचपन से पढ़ते हैं इस तरह का एंगल, कि हमारा क्या है, प्लेन एंगल है, एक प्लेन में है ये हमारा। क्लियर है, तो किस तरह की हो गई ये, प्लेन एंगल है। लेकिन अगर हम यहीं सपोज करिए हम कभी वाटरमेलन खाए हैं ना, सपोज करिए एक ये 3D वाटरमेलन है। क्लियर है, अब कहीं वाटरमेलन खाने जाते हैं तो वाटरमेलन वाला जो होता है एक बड़े अच्छे तरीके से काट करके निकाल देता है, कुछ हिस्से को काट करके निकाल देता है। तो वो जो हिस्सा बनता है ना, यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर यहाँ समझिए, कोन देखे हैं ना, कोन, तो कोन के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक ऐसे करके एक एंगल बनता है गोल टाइप का। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल होता है 3D में वो एंगल दिखेगा। तो क्लियर है, ये सॉलिड एंगल है। ये प्लेन एंगल जो एक प्लेन में, और सॉलिड एंगल एक प्लेन में नहीं होता है। जैसे कोन को खड़ा करके देखिए तो अंदर दिखेगा उसके वर्टेक्स पे गोल सा एंगल, वो कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है। क्लियर है, और याद रखिएगा कि एंगल जो है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है, अब देखिए हम बात करते हैं रेडियन की, थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए। रेडियन हम क्या बोले हैं, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ऐसे ये एक एंगल है, ठीक है, अब इसका जो एंगल है कितना है, थीटा है। ये एक सर्कल का हिस्सा है ना, आर्क है ये, तो उसी सर्कल का रेडियस क्या है, r है, और इस आर्क की लंबाई कितनी है, l है। तो जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, l = r टाइम्स थीटा, तो थीटा = l/r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो डायमेंशन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, मीटर ऊपर मीटर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे इस्तेमाल पड़ेगा। नोट, ये देखिए पाई रेडियंस, अब मैथ्स की क्लास में पढ़े भी होंगे, याद रखिएगा। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, और 1 रेडियन में 180/पाई होगा, तो ये कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम
सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या होता है सॉलिड एंगल भाई? तो द एंगल सबटेंडेड एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोन विल बी अ सॉलिड एंगल। मतलब जो एंगल कोन के वर्टेक्स, यहाँ देखिए कोन रखा हुआ है, उसके अंदर वाला ये जो एंगल है, हम सीधे नहीं बोले कोन को ऊपर से देखे तो एक अंदर वर्टेक्स में एंगल दिखता है। ठीक है, बर्थडे कैप नहीं आता है कोन टाइप का, तो ऊपर से जब उसमें देखिएगा सर्कुलर पार्ट की तरफ से, तो अंदर जब जा करके वो नैरो हो जाता है तो वहाँ एक एंगल दिखता है, वो क्या है? एक सॉलिड एंगल है। एक प्लेन में नहीं होता है, तो ये सॉलिड एंगल यही है। क्लियर है? अब और ये कैसा कोन है? राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन मतलब जिसका वर्टेक्स से उसके ये जो बेस का डायमीटर, उस पर अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो ये कोन को क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे। सिमिलरली अगर स्फीयर है कोई रेडियस आर का, तो उसमें सॉलिड एंगल कैसे? वही वाटरमेलन वाला केस, जो काट करके निकाल के आपको एक स्लाइस देता है तो एक गोल सा बन जाता है ना उसमें, वही क्या है? वो भी एक तरह का सॉलिड एंगल है। तो जैसे यहाँ पे मतलब पीछे पढ़े हैं ना कि प्लेन एंगल के केस में अगर ये थीटा है, ये आर है, ये एल है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। क्लियर है? सॉलिड एंगल के केस में हम क्या करेंगे? ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है ना, तो ये भी किसी, ये क्या है? किसी सर्कल का हिस्सा होता था, तो सॉलिड एंगल किसी स्फेयर का हिस्सा होगा, क्योंकि 3D में हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हम एरिया बाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एरिया किसका? जिस स्फेयर का वो हिस्सा है, और बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा ये। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? अब देखिए इस केस में, स्फेयर के केस में उसका क्या होता है? एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 4 पाई, मतलब ये जो एंगल आएगा 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियंस, ये वाला, ये 3D है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वी कैन डिफाइन ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि हम जितने भी क्वांटिटी जब पढ़ेंगे ना, वो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इन सबको अब मिला करके, किसी का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपस में करके, किसी का किसका कोई मान लीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिए और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ले लिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, या इसी में से कोई 2 फंडामेंटल आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऐसे ऐसे करके हम अब न्यूमरस अमाउंट में डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब इन 7 और ये 2 9, इन 9 को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी अब क्वांटिटीज़ मिलेंगे वो क्या? सारे डिराइव्ड मिलेंगे। इन्हीं की मदद से, इनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें कुछ कुछ मैनिपुलेशन कर करके हम सारे क्वांटिटीज़ बनाएंगे और सबको क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि वी कैनॉट हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज निगेटिव। कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा जिसका मैग्नीट्यूड की, जब हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है। देयरफॉर केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए केल्विन स्केल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। बिकॉज वी हैव नॉट ऑब्टेन निगेटिव टेम्परेचर इन दिस सिस्टम, क्योंकि हमें इस सिस्टम में निगेटिव टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो स्केल पे भी निगेटिव नहीं रहेगा। मतलब कि उस स्केल को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हमें निगेटिव टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे, उनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके। क्लियर है? तो बात करते हैं पहला जो है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब हमारे यूज में आएंगे जब, ठीक है, हम लोग जिनका यूज करते हैं, तो वो पहला क्या है? लाइट ईयर। बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है वही क्या होता है? 1 लाइट ईयर। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसकी मदद से हम बहुत बड़े डिस्टेंस को नापते हैं। मतलब अगर हमको यूनिवर्स की डिस्टेंस को मापना हो तो हम क्या करेंगे? लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। 1 लाइट ईयर में कितना मीटर की अगर बात करें तो देखिए, लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर होता है, और कितने देर चलती है एक साल में? तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। तो ये एक साल में इतने सेकेंड्स होते हैं, और हर सेकेंड उसकी स्पीड इतनी होती है। तो टाइम इंटू स्पीड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये एक डिस्टेंस है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दिए। क्लियर है?
अब बात करते हैं अगले यूनिट की। ये सब याद रखिएगा, मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। चलिए दूसरा हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, जिसको AU भी लिखते हैं कहीं कहीं। ये क्या है? इट इज़ द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। दिस मीन्स इफ वी एज्यूम अर्थ टू बी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सन, देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज AU। कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एक बड़े डिस्टेंस को मापने के लिए यूनिट है, और ये क्या है? सन और अर्थ के बीच का एवरेज सेपरेशन है। तो हम जनरली अगर मान के चलते कि अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो जो रेडियस होगा ना वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। लेकिन तो ये समझने के लिए हो गया। अब बात करते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर है? ये सब डेटा है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है एंगस्ट्रम। आप हमेशा जब भी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे हर जगह एंगस्ट्रम ही दिखेगा। तो एंगस्ट्रम क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। मतलब जब भी हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स मतलब एटॉमिक लेवल पे, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक लेवल पे हम जब बातें करेंगे तो जो पहला डिस्टेंस हम देखेंगे वो क्या है? वो है एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम क्या है? एटॉमिक फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ का। अब वहाँ मीटर नहीं ना यूज करेंगे, बहुत चीज़ें बहुत 10⁻10 के ऑर्डर में होती है मीटर। तो इसलिए एक छोटा यूनिट बनाया गया जिसको एंगस्ट्रम कहते हैं, और 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, बहुत छोटा है ये मीटर के कंपेयर में। और रेडियस जो एटम का होता है ये एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। मतलब अगर पूछा कोई कि एटम का रेडियस क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम होता है, मतलब 10⁻10 मीटर। तो ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद बात करते हैं हम फर्मी। फर्मी क्या होता है भाई? तो इट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब एटम के अंदर भी तो न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करें तो उसको हम किस में बात करेंगे? फर्मी में बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो अब डिस्टेंसेज होंगे वो 10⁻15 के ऑर्डर के हो जाते हैं। तो इसे हम 1 फर्मी नाम दिए। इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर के अंदर की बातें करते हैं। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसकी बात हम करें, एटम की साइज 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, और न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी होता है। क्लियर है? मतलब एटम अगर इतना बड़ा है एज कम्पेयर तो न्यूक्लियस, इसलिए ना हम रदरफोर्ड में भी क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड कि न्यूक्लियस एटम का एक बहुत छोटा पार्ट होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का है, और ये 10⁻15 मीटर का ऑर्डर का है। कितना ज़्यादा का अंतर हो जा रहा है। क्लियर है? तो पूरे एटम में न्यूक्लियस बहुत छोटे जगह पे होता है। क्लियर है? बहुत छोटा होता है। मतलब एटम अगर बहुत बड़ा है तो एक छोटा सा जगह होता है क्या? न्यूक्लियस का। क्लियर है? याद रखिएगा फर्मी में। अब जो एक बहुत अच्छा चीज़ है ये, जो आप अक्सर 9th में भी आप पढ़े थे, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU कहते हैं। ये क्या है ये? तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब अब जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, न्यूक्लियर लेवल पे, तो अगर मास की बात करते हैं तो केजी लेकर के थोड़े ही जाएंगे मापने के लिए, केजी से तो नापते ही रह जाएंगे। तो वहाँ जो वेट होता है बहुत छोटा, बहुत कम होता है। तो एक AMU बनाया गया, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU कुछ और नहीं होता है। 1 AMU क्या होता है? 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का जो मास होता है उसका भी वो 12th हिस्सा अगर कर देते हैं वो 1 AMU के बराबर होता है। और यही 1 AMU में भी डिफाइंड है, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन 14 क्या होगा? दूसरा आइसोटोप हो जाता है। तो कार्बन 12 की बात की जा रही है। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12। और जानते हैं आप 12 ग्राम जो होता है वो कार्बन का मोलर मास होता है। तो इतने जो होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं या एटम्स है कार्बन के, तो उनका वेट 12 ग्राम होता है। तो एक का निकालना हो तो ये से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो टोटल क्वांटिटी ये एक कार्बन एटम का वेट होता है। क्लियर है? कार्बन 12 एटम का। और उसका भी 1/12 हिस्सा कर देते हैं, तो हम फाइनली क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू आती है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। केजी में करेंगे तो -3 ऐड हो जाएगा, तो 1.67 × 10⁻27 केजी। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास ऑफ 12 ग्राम। तो ये 1 मोल का है तो एक एटम का निकाल के उसका भी 1/12 कर दिया। तो ये याद रखिए, कैलकुलेशन बच्चा वाला चीज़ है लेकिन याद रहना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए उसी का प्रोसेस बताया कि इतने का वेट इतना है तो एक का निकाल लिया और फिर 1/12 हिस्सा कर दिए। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ मेथड्स हैं जो इनडायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग डिस्टेंसेस। मतलब डायरेक्टली अगर आपको कहीं के डिस्टेंस को नहीं मापते हैं तो एक तरीका है, ये सब जान लीजिए। पहला है इको मेथड।
मतलब सपोज करिए आप एक माउंटेन के आगे खड़े हैं, क्लियर है, और माउंटेन आपको दिख रहा है लेकिन कितना उसके बीच गैप है आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। आवाज़, और जैसे ही आवाज़ आप प्रोड्यूस करेंगे आप अपना वॉच देख लेंगे, फिर वॉच जाएगा, आवाज़ टकरा करके आपके कानों तक आएगा, ये सब बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो आपको रफली एक आइडिया चाहिए ना जी, तो आप जैसे ही आवाज़ किए अपना स्टॉप वॉच शुरू कर दिया, और जैसे ही आपको फिर लगा कि आपका इको सुनाई दे रहा है आपको, तो आप तुरंत स्टॉप वॉच क्लिक कर दिया, तो जो टाइम मिल गया आपको, तो उस हिसाब से आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इको मेथड कहते हैं। और इको क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, क्लियर है। इस मेथड से आप माउंटेन और पर्सन के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, क्लियर है। देखिए कैसे, इस दूरी को आप x मान लीजिए, क्लियर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा। तो देखिए कैलकुलेशन क्या है कि हियर द पर्सन वांट्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द माउंटेन, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, v स्पीड ऑफ साउंड है, t1 टाइम जब मैन प्रोड्यूस करता है साउंड को, t1 टाइम जब वो इको को रिसीव करता है, ये t2 है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो हम माने थे कि पीछे की x है दोनों के बीच, माउंटेन और पर्सन के बीच। तो साउंड गया फिर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2x हो जाएगा। और टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1, इतना टाइम लगा। और ये v स्पीड ऑफ साउंड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये वाला रिजल्ट आ गया v टाइम्स t2 माइनस t1/2। यहाँ से हमको क्या मिल गया, दूरी मिल गया पहाड़ और इंसान के बीच की। तो ये एक तरीका है रफ आइडिया देने के लिए। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या है कि दो माउंटेन और बीच में कहीं पर्सन खड़ा है, तब क्या करेगा वो, तो मान लेते इस माउंटेन से दूरी x है, इस माउंटेन से दूरी y है। तो सपोज द मैन इज प्रेजेंट समवेयर इन बिटवीन द टू माउंटेन्स, हाउ कैन वी फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द माउंटेन्स। अब हमको दोनों माउंटेन के बीच की दूरी बतानी है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो फिर ये इंसान आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, फिर स्टॉप वॉच से देख लेगा, इस तरफ फेस करके अगर प्रोड्यूस किया तो आवाज़ पहले इधर जाएगा, फिर टकरा के इको आएगी, तो जैसे ही इको आवाज़ उसको सुनाई देगा तो फिर से अपना स्टॉप वॉच देख लेगा, फिर वही आवाज़ रिटर्न जाएगी और फिर टकरा करके वापस आएगी, तो फिर उसको एक दूसरा आवाज़ सुनाई देगा, दूसरा इको, क्लियर है। तो क्या करेगा, द मैन प्रोड्यूसर साउंड एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे उसने साउंड प्रोड्यूस किया, एंड ही रिसीव्स द फर्स्ट इको एट x इक्वल टू t1, मैंने पहला इको जो सुनाई देगा उसको t1 पे सुनाई देगा। तो पहला इको उसको कहाँ से सुनाई देगा, जो नज़दीक से टकरा के आ जाएगा, तो नज़दीक वाले का मान लेते हैं t1 पे सुनाई दिया, और जो दूसरा इको है उसको t2 y पे सुनाई दिया, क्लियर है। तो दो टाइम पे दो इको उसको सुनाई दिया। अब मान लेते हैं कि इधर वाला माउंटेन को आप भूल जाइए, सपोज करिए कि पहला इको गया टकरा के आ गया, तो सिंपल ये ऊपर वाला रूल लगा करके आप क्या देखेंगे कि उसको t1 टाइम में अगर उसका इको उसको सुनाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, v t1/2, क्योंकि हम यहाँ पे पहला टाइम जीरो से ले रहे हैं, तो जितना टाइम लग रहा है टोटल टाइम इंटू डिस्टेंस बाई 2, क्योंकि गया और आया था डबल डिस्टेंस कवर किया है, तो इससे x निकाल लिए, फिर उसी तरह से y निकाल लेंगे, तो और दोनों x y को ऐड अगर हम कर देते हैं तो हमको टोटल दोनों माउंटेन के बीच की दूरी पता चल जाएगी, सिंपल था, क्लियर है। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि सेपरेशन बिटवीन द माउंटेन्स इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू v टाइम्स t1 प्लस t2/2, क्लियर है। अब चलिए, एक डिवाइस आता है जिसका नाम है सेक्सटेंट। आप अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं बीएससी करने तो उसमें आपको ये डिवाइस मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए फिजिक्स में। सेक्सटेंस क्या होता है कि एक ये ऐसा डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एनी टॉप मोस्ट पॉइंट। सपोज करिए आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं और एक बिल्डिंग आपके सामने है और उस बिल्डिंग की हाइट मापनी है, मतलब ये वाली ग्राउंड पे रह करके, तो आप क्या करिएगा, तो सेक्सटेंट आप हाथ में लेकर के इसकी टॉप को देखते हैं सेक्सटेंट की मदद से। तो सेक्सटेंट को आप उस तरह से फिक्स करते हैं ताकि उसमें टॉप दिखाई दे, कुछ उसके कंडीशंस होते हैं, तो उसमें एक एंगल बन के आता है, उसी एंगल की मदद से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा के निकाल लेते हैं। तो किसी भी टॉप मोस्ट पॉइंट को ग्राउंड से अगर देखना हो कितना हाइट पे है, तो एंगुलर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकाल लेंगे और उसकी फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके उस हाइट को आप बता सकते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एनी टॉप मोस्ट पॉइंट। एंगल मिल गया तो tan थीटा निकालेंगे h/x, ये डिस्टेंस तो हम जहाँ खड़े हैं बिल्डिंग से माफी लेंगे अपने कदमों से या किसी भी तरीके से, और एक डिस्टेंस मिल गया, h नहीं मिला, थीटा मिल ही गया 2, तो यहाँ से h इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x कर देंगे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा पता ही है थीटा की मदद से, और x हमको माफी लेंगे तो यहाँ से h हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल गया, एक रफ स्केच मिल गया, क्लियर। तो रफ क्या, अगर अच्छे से करेंगे एक्सपेरिमेंट तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्लियर, एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो ये सेक्सटेंट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब इस भ्रम में मत रहिए कि सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, हम अगर बिल्डिंग पे चढ़ जाएँ टॉप पे उसके, और फिर हमको यहाँ का बॉटम देखना हो, ठीक है, बॉटम पे कोई यहाँ पे कुछ हम यहाँ पर्सन खड़ा है, यहाँ से सेक्सटेंट से देखेंगे, तो फिर यहाँ से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं,
इस पॉइंट के लिए अगर सेक्सटेंस से देख रहे हैं तो हमारा जो भी ग्राउंड है हमारे लिए ये ग्राउंड, ठीक है, तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको कहते हैं। और फिर वहाँ से भी ठीक यही चीज़ उल्टा भी हम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो जनरली टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट को पता करने के लिए इस सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे एंगुलर एलिवेशन मिल जाता है और फिर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला करके माप लेते हैं डिस्टेंस को। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे कि बाय इनडायरेक्ट मेथड फर्स्ट वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स एंड द पर्सन। ये इस वाले की बात कर रहे थे हम, तो ये तो आप समझ ही गए हैं ऑलरेडी। तो सेक्सटेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एनी टॉप मोस्ट पॉइंट या माउंटेन किसी भी चीज़ की टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगुलर एलिवेशन पता चल जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके हम उसकी हाइट को निकाल लेंगे। क्लियर है? इस tan थीटा वाले से। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? सारे ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आगे देखिए कैलकुलस का, ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम आना ही चाहिए क्लास 10th वाला। क्लियर है? और बाकी कैलकुलस हो तो हम लोग सीखेंगे ही। तो इस लेक्चर में यहीं तक, आगे वाले लेक्चर में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करें कुछ ट्रिग्नोमेट्री से और भी कुछ चीज़ों से। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहिए। ठीक है? पढ़ाई को बोझ मत समझिए, मन ला करके काम करिए, खूब अच्छे से आज पढ़ाई करिए। सफलता एक दिन जब मिलेगी ना तो फिर सब कुछ भूल जाइएगा। ठीक है? तो जी जान से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।